नमस्कार। परख के आज के इस अंक में हम एक किताब की चर्चा करेंगे। यह किताब इसी साल यानी कि साल 2022 में प्रकाशित हुई है और इस किताब की लेखिका हैं मुकुलिका बनर्जी और किताब का शीर्षक है कल्टिवेटिंग डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड सिटीजनशिप इन अग्रेरियन इंडिया। यह किताब मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के 2 गांवों की कहानी प्रस्तुत करती है और इन गांवों के अनुभवों के माध्यम से मुकुलिका बनर्जी ने यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय लोकतंत्र में और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक खास अवधि में किस तरह के परिवर्तन हुए हैं। मुकुलिका बनर्जी इस किताब के माध्यम से यह दिखाना चाहती हैं कि सिर्फ चुनावी राजनीति की ऊपरी समझ के माध्यम से ही हम लोकतंत्र और लोकतंत्र में होने वाले परिवर्तनों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़मीनी स्तर पर जाकर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। मुकुलिका बनर्जी एक सुप्रसिद्ध सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, इतिहासकार हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से कई बार ऐसी विचार प्रस्तुत किए हैं जो कि मील का पत्थर साबित हुए हैं। विशेष रूप से उनकी पुस्तक द पठान अनआर्म्ड एक ऐसी रचना रही है जिसके माध्यम से खुदाई खिदमतगार और खान अब्दुल गफ्फार खान की राजनीति को समझने में काफ़ी सहायता मिली है। उसी तरीके से उनकी दूसरी पुस्तक वाई इंडिया वोट्स के माध्यम से भी उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की थी कि अलग अलग जगहों पर आखिर कौन सी ऐसी प्रेरणा होती है जिसके माध्यम से लोग एक ख़ास तरह के राजनीतिक दल को वोट देते हैं या एक ख़ास तरह के उम्मीदवारों का चयन करते हैं या एक ख़ास तरह के राजनीतिक दल को नकारते हैं। इस लिहाज से इनकी यह किताब एक मील का पत्थर मानी जा सकती है कि इसमें ज़मीनी स्तर पर एक लॉन्ग टर्म स्टडी, एक दीर्घकालिक अध्ययन के माध्यम से होने वाले बदलावों को दिखाया गया है। यह पुस्तक 1998 यानी 1998 से लेकर 2013 तक के बीच जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल हुआ है उसको समझने का प्रयास करती है। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप समझने की कोशिश करें तो यह वह दौर था जिस दौर के बीच में पश्चिम बंगाल में 3 मुख्यमंत्री हुए। ज्योति बसु जो काफ़ी पहले से मुख्यमंत्री चले आ रहे थे वो 2000 तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद 2011 के चुनावों तक बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे और फिर ममता बनर्जी का शासन आया। तो इन परिवर्तनों से लोकतंत्र में किस तरह के बदलाव ज़मीनी स्तर पर हुए यह समझने का प्रयास मुकुलिका बनर्जी ने किया है और इसमें उन्होंने 2 गांवों का अध्ययन किया है और उन गांवों को अपने अध्ययन की व्याख्या करने के लिए उन्होंने मदनपुर और चिश्ती का नाम दिया है और उन्होंने यह बताया है कि ये गांव वीरभूम जिले में स्थित हैं जहां पर काफ़ी हद तक नक्सल आंदोलन भी रहा था। मुकुलिका बनर्जी यह कहती हैं कि हमारे देश में इस तरीके का अध्ययन कम हुआ है जहां पर कुछ एक खास जगह पर कुछ खास घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश की गई हो, लोकतांत्रिक बदलावों को समझने की कोशिश की गई हो। तो मुकुलिका बनर्जी ने इन 2 गांवों में कुल 4 तरह की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। एक को स्कैंडल का नाम देती हैं, दूसरे को वो खेती या हार्वेस्टिंग का नाम देती हैं और उसके माध्यम से खेती में जो काम होते हैं उनका अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। तीसरे में वो मुस्लिमों के भीतर जो कुर्बानी की प्रथा है उसके बारे में बात करती हैं जो उनके त्यौहार से जुड़ा हुआ है और चौथे स्तर पर वो चुनावों की बात करती हैं। मैं इन सभी पहलुओं पर संक्षेप में आगे बातचीत करूंगा, लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मेथोडोलॉजी के स्तर पर उन्होंने इन 4 घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लंबे समय तक 2 गांवों का अध्ययन किया है। तो जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी या जो रिसर्चर सोशल साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजी है कि आप कुछ खास स्थानों पर, कुछ खास जगहों पर, कुछ खास घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक लंबा समय अपने जीवन का वहाँ व्यतीत करें। हमेशा अगर वहाँ ना भी रहें तो उसके साथ एक जुड़ाव रखें और उन घटनाओं का अध्ययन बहुत सूक्ष्मता से करने की कोशिश करें जिससे कि जो बदलाव होते हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मुकुलिका बनर्जी यह कहती हैं कि उन्हें अपने इस अध्ययन की प्रेरणा लोकनीति जो कि CSDS के भीतर
एक अलग विभाग के रूप में काम करता है, उसमें जो नेशनल इलेक्शन सर्वे होते थे उसके परिणामों से मिली, जिसमें बार बार यह दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े समूह हैं, वो लोकतंत्र में ज़्यादा भागीदारी कर रहे थे। तो इसको समझने की प्रेरणा कि आखिर इसके पीछे कौन से सामाजिक कारण हैं और किस तरीके के बदलाव जमीनी स्तर पर हो रहे हैं, उसने मुकुलिका बनर्जी को इस तरह के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। मुकुलिका बनर्जी यह भी कहती हैं कि उन्होंने जिन 2 गांवों का अध्ययन के लिए चुनाव किया, वो गांव जो नेशनल इलेक्शन सर्वे जो लोकनीति के द्वारा किया जाता था उसके सैंपल में भी आते थे। तो इस लिहाज से दोनों में एक तरह की साम्यता, एक तरह का जुड़ाव दिखता है। मुकुलिका बनर्जी आगे बढ़ने से पहले अगर हम इस किताब की पूरी रूपरेखा को देखें तो एक इंट्रोडक्शन के अलावे इसमें एक पृष्ठभूमि का चैप्टर है और उसके बाद जिन 4 घटनाओं का मैंने जिक्र किया, यानी कि स्कैंडल और खेती और कुर्बानी या त्यौहार और चुनाव, इनका विवरण है। और आखिर में वो इन सभी पहलुओं को समेटने की कोशिश करते हुए एक अध्ययन या एक अध्याय जोड़ती हैं। वो ये बताती हैं कि जो गांव की संकल्पना है उसके बारे में और किस तरह की नीति गांवों को लेकर होनी चाहिए उसके बारे में हमारे संविधान सभा में एक तरह का जो बहस था उसको हम 2 भागों में बांट कर समझ सकते हैं। एक तरफ प्लूरलिस्ट लोग थे और दूसरी तरफ स्टेटिस्ट थे। प्लूरलिस्ट की श्रेणी में वो गांधी और राधा कमल मुखर्जी जैसे लोगों को रखती हैं। हालांकि वो ये बताती हैं कि, और हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी खुद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव संविधान सभा के कार्यों पर था। और दूसरी तरफ जो स्टेटिस्ट लोग थे, जो राज्यवादी लोग थे, उनका यह मानना था कि उनका यह मानना था कि राज्य के पास ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में हर एक इंडिविजुअल को कुछ अधिकार दे दिए जाना चाहिए। और प्लूरलिस्ट क्या मानते थे? वो ये मानते थे कि जो गांव के समुदाय हैं उनको ज़्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए। मुकुलिका बनर्जी माधव खोसला के इस विचारों को स्वीकार करती हैं कि जिस तरह के विचार प्लूरलिस्ट या गांधी और राधा कमल मुखर्जी जैसे लोगों के द्वारा दिया जा रहा था, उसमें यह बात नहीं थी कि गांव बिल्कुल अलग थलग एक गणराज्य के रूप में आदर्श रूप में रह रहे हैं, बल्कि उसमें मुख्य बात यह थी कि नीचे से ऊपर की ओर संविधानवाद काम करना चाहिए और उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस लिहाज से वो प्लूरलिस्ट जो एक गांव की संकल्पना है उसके करीब खुद को पाती हैं। लेकिन इसके साथ ही वो अंबेडकर के इस विचार को स्वीकार करती हैं और इस पर जोर देती हैं कि अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों शब्दों को संविधान में सम्मिलित किया। और उनका यह मानना था कि डेमोक्रेसी यानी कि एक नियत समय पर चुनाव होना, शासन का वंशानुगत ना होना, चुनावों के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन होना, ये सब जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही रिपब्लिकन वैल्यूज़ भी जरूरी हैं, जहाँ पर एक्टिव सिटीजनशिप हो, जहाँ पर लोगों के बीच संवाद हो, जहाँ पर लोगों के बीच बंधुता की भावना, फ्रेटर्निटी का विकास हो। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो लोकतंत्र बस नाम का लोकतंत्र रह जाएगा। तो इस रूपरेखा में चीज़ों को पिरोते हुए मुकुलिका बनर्जी का यह मानना है कि जो गांव की राजनीति है उसे हम लोकतंत्र की बुनियाद के रूप में देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर सच में लोग एक तरीके से एक्टिव सिटीजनशिप का विकास कर पा रहे हैं, या क्या वो इतने जागरूक हैं कि वो अपने अधिकारों की दावेदारी प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और उनका यह कहना है कि जिस तरीके का बदलाव मदनपुर और चिश्ती इन 2 गांवों में हुआ, उन बदलावों ने इन 4 घटनाओं के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके से लोकतंत्र काम कर रहा है। जब वो स्कैंडल की बात करती हैं तो वहाँ पर उनका यह कहना है कि जो गांव हैं दोनों, मदनपुर और चिश्ती, वहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल की तरह ही ऑपरेशन बरगा से कुछ बदलाव हुए और एक तरीके से जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे वो बहुत ही मजबूत शख्सियत के रूप में इन गाँव में स्थापित हुए। लेकिन जब कोई एक ऐसी बड़ी घटना होती है जिससे किसी की छवि को धक्का पहुंचता है, तो उससे भी जो फोर्सेस होते हैं जो स्थानीय स्तर पर होते हैं उन्हें रीअलाइन करने का या एक दूसरे से जुड़कर, नए तरीके से जुड़कर अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का मौका मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि जो ऑपरेशन बरगा हुआ उसने पहले स्तर पर गाँवों के भीतर की जो पूरी स्थिति थी उसको बदली, क्योंकि जो अब
जो लोग खेती करते थे दूसरों की ज़मीन लेकर, वो भी बराबर के हिस्सेदार बन गए। तो इन गाँवों में सैयद लोगों के पास ज़मीन थी और शेख लोग खेती करते थे, तो एक तरीके से दोनों की स्थिति बराबर हो गई। ऐसे में जो व्यक्ति पहले गांव में बहुत मजबूत था, अगर एक ऐसी घटना हुई स्कैंडल के रूप में, एक ऐसी घटना जिसने उस व्यक्ति की छवि को और उसकी शक्ति को कमज़ोर किया, तो उससे जो स्थानीय स्तर पर लोग थे, उन्होंने, उन गाँव में जो लोग थे, उन्होंने उसकी सत्ता को ज़बरदस्त चुनौती दी। और यह चुनौती जो ज़मीन के संबंधों में जो बदलाव आया था, उससे भी हुआ। और उसी तरीके से जब हार्वेस्टिंग की बात आती है, तो यहाँ भी यह चीज़ बहुत मजबूती से उभर कर सामने आती है, क्योंकि जो समूह पहले से खेती कर रहा था उसके पास ज़्यादा ज्ञान था, और जिस समूह के पास ज़मीन था, अब उसे ऑपरेशन बरगा के बाद के दौर में खुद भी खेती के लिए आना पड़ा। तो इस स्थिति में मुकुलिका बनर्जी यह बताने की कोशिश करती हैं कि जो संबंध पहले ज़्यादा हायरार्किकल थे, ज़्यादा पदसुपानीय थे, अब उनमें एक तरह की असमानता की स्थिति आने लगती है, अलग अलग समूहों के बीच संवाद की स्थिति बनने लगती है। तीसरे स्तर पर जो कुर्बानी की बात वो कहती हैं, उसमें वो यह स्वीकार करती हैं कि जो गांव की मुस्लिम जनसंख्या है, उसमें सभी लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास अपनी ऐसी हैसियत हो कि वो जानवरों की कुर्बानी दे पाएँ त्योहारों के अवसर पर भी। लेकिन एक मोरल इकोनॉमी की वो बात करती हैं, जहाँ पर जो लोग कुर्बानी देते हैं पशुओं का, वो दूसरों को जाकर उसका कुछ न कुछ हिस्सा जरूर देते हैं। तो ये एक तरीके का भ्रातृत्व की जो एक भावना है, उसका विकास होता है। और चुनावों के समय जब लोग भागीदारी करते हैं, वोट डालने जाते हैं, उसको एक त्यौहार के रूप में लेते हैं, और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने के कारण उनमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रति के साथ जुड़ाव करने और अपने हितों को ज़्यादा मुखरता से सामने लाने की बात आती है, तो उससे भी एक एक्टिव सिटीजनशिप की संकल्पना आगे बढ़ती है। कुल मिलाकर मुकुलिका बनर्जी यह कहना चाहती हैं कि इन 4 घटनाओं के लंबे समय तक अध्ययन से यह बात सामने आती है कि कैसे ज़मीनी स्तर पर जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हुआ, कैसे जो समूह पहले कमज़ोर थे अब वो ज़्यादा सक्रिय रूप से राजनीति में सामने आने लगे, और कैसे जीवन के अलग अलग मोड़ पर या जीवन के अलग अलग उत्सवों में, अलग अलग कामों में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, और उस काम करने सीखने के दौरान, अपने हितों का ध्यान रखने के दौरान, वे अपनी पुरानी सत्ता की स्थिति को छोड़ते भी हैं, और जो समूह पहले काफ़ी कमज़ोर थे वो आगे भी बढ़ते हैं। तो इस लिहाज से वो लोकतंत्र की गतिशीलता को दिखाती हैं, और वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि एक खेतिहर समाज में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है। हालांकि जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, तब मेरे दिमाग में कुछ सवाल अवश्य आए। मिसाल के तौर पर जब वो ये लोकतंत्र की बात करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र की बात करती हैं, तो पूरा का पूरा जो उनका अध्ययन है वो पब्लिक स्फीयर तक सिमट के रह जाता है, और वो परिवार के भीतर होने वाले बदलावों की बिल्कुल चर्चा नहीं करती हैं कि आखिर महिलाएं किस सीमा तक परिवार के भीतर समान दर्जा हासिल कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। दूसरे स्तर पर मुकुलिका बनर्जी ने अपनी इस पुस्तक में यह दिखाया है कुछ स्थानों पर कि धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बढ़ी है, लेकिन वो इस बात की बहुत गहराई से जांच पड़ताल नहीं करती हैं। हालांकि यही वो दौर था जबकि राज्य में कुछ हद तक सांप्रदायिक राजनीति का उदय होने लगा था, और उन्होंने इस बात को बहुत शुरुआत में दिखाने की कोशिश भी की है, लेकिन इसकी और ज़्यादा गहराई से जाँच हो सकती थी, जो कि उन्होंने नहीं की है। और तीसरे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि मुकुलिका बनर्जी एक लेखक के रूप में या एक लेखिका के रूप में कुछ बातों में संकोच कर जाती हैं, ऐसा लगता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने 2 जगहों पर इस किताब में बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का जिक्र किया है, और दोनों जगहों पर वो आरएसएस का नाम लेने से बच गई हैं, और उन्होंने भीड़ की संज्ञा दे दी है उन लोगों को जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया। मुझे नहीं पता कि इस तरह के संकोच का सीधा कारण क्या हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक लेखक को इस बात को और ज़्यादा स्पष्टता से रखने की ज़रूरत होती है कि अगर एक सांप्रदायिक कृत्य हुआ है तो उसके पीछे सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार था, या किस तरह की विचारधारा या किस तरह का संगठन जिम्मेदार था।
फिर भी मुझे यह लगता है कि यह जो पुस्तक है वह, अगर हम यह कहें कि रिसर्चर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो है ही, क्योंकि हमें इससे यह पता चलता है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ खास तरीके का रिसर्च करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या हो सकती है और आगे बढ़ने की दिशा क्या हो सकती है। लेकिन उससे बढ़कर यह इस बात को रेखांकित करता है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र ज़मीनी स्तर पर किस तरह से बदल रहा है, और कुछ चिंताओं के साथ जो कि उन्होंने अपने प्रीफेस में दिखाया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे लोकतंत्र और चुनाव जो हैं वो धीरे धीरे सीमित होते जा रहे हैं, उसमें बदलाव की गुंजाइश सीमित होती जा रही है। और उन्होंने बहुत विस्तार से इस बात के प्रति अपनी चिंता किताब की शुरुआत में व्यक्त की है कि जो वोटिंग मशीन है उससे कैसे राजनीतिक दलों को यह अंदाज़ा हो सकता है कि कौन किसने उन्हें वोट डाला है, तो इससे एक जो सीक्रेसी का मसला है वह खत्म हुआ है। उसी तरीके से जो चुनाव में वित्त का प्रयोग है वो जिस हिसाब से असंतुलित हुआ है, कुछ दलों के पास ज़्यादा पैसा हो गया है और वो एक तरीके से कानूनी मान्यता से उसको मिलने लगी है, उससे भी। और फिर उन्होंने दिखाया है कि चुनाव आयोग की भूमिका से भी जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उस पर कई तरह के सवालिया निशान लगे हैं। तो मुकुलिका बनर्जी इन चिंताओं को दर्शाती हैं, लेकिन फिर भी उनके विवरण में एक सकारात्मक तस्वीर भारतीय लोकतंत्र की और ज़मीनी स्तर पर होने वाले बदलावों की आती है। हालांकि यह प्रश्न किया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के एक अध्ययन को क्या पूरे हिंदुस्तान के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सूत्र जरूर पश्चिम बंगाल के इन 2 गांवों के अध्ययन से मिलते हैं, जिनके माध्यम से हम देश के अन्य भागों के गांवों की राजनीति, वहाँ होने वाले बदलावों की समझ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुकुलिका बनर्जी की इस किताब पर मैं अपनी चर्चा को यहीं रोकूंगा और अगले भाग में हम मिलेंगे और किसी अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।